अंसारी साहब के साथ ही चले गए, अब कोई उसको तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ है। जो ज़मीनें हमारी हैं और एक नया पैसा किसी से हम लोग नहीं लेते हैं। और मुझे सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दे रखा है, मैं यहाँ बैठा हूँ तभी तो। मुझे छोड़ो, मेरे बड़े भाई भी पैदा नहीं हुए हैं और मुकदमा मुझ पे है। जिन्ना ने ऑफर दिया था ब्रिगेडियर उस्मान को, आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति हमने कभी नहीं किया। जनाजे में वो दिख गया कि मेरे पिता जो हमारे दरवाजे पर आएगा, अगर उसका आंसू गिर रहा है तो हम उसका आंसू पोंछेंगे। 5 बार जेल में से वो चुनाव लड़े, 4 बार जेल के अंदर से चुनाव जीत गए, पर्चा भरने भी बाहर नहीं आए हैं। सोचो कि मेरे माँ के पैदा होने से 3 साल पहले मैंने क्राइम किया। कल ये महसूस हुआ कि माननीय अखिलेश यादव भैया और बाप सब कुछ होता है, खून है रगों में, घबराएंगे नहीं, फैसला होगा, अच्छा फैसला होगा, वो आएंगे हमारे बीच। वक्त ऐसा है कि आप झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ लिख दो। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी यहाँ आए थे और आने का क्रम यही था कि हमारे वालिद मरहूम की पुरसा देने के लिए। और यकीनन मेरे माँ भी नहीं थी, मेरे भाई भी नहीं थे, पूरा परिवार तो एक साथ था, लेकिन इनकी कमी थी। तो जिसका ज़ख्म सीनों पर था और उनके आने से उन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया, बहुत हिम्मत दिया, बहुत प्यार दिया। और जिस तरह से माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी मेरे पिता के अभिभावक के तौर पर रहे, हमेशा गार्जियन के तौर पर, उसी तरह से कल ये महसूस हुआ कि माननीय अखिलेश यादव भैया हम लोगों की गार्जियन और अभिभावक के तौर पर हैं। देखिए, ये तो स्वाभाविक है, आप भी किसी के पुत्र होंगे और बाप सब कुछ होता है। ना होने के बाद ये तो महसूस हो रहा है कि बाप की कमी है और जैसे छत ना हो, लेकिन ठीक है, उनका खून है रगों में, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, कानून के रास्ते से अपनी इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। हमें न्यायपालिकाओं पर यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। पिताजी के जाने के बाद आपके बड़े भाई साहब भी अभी घर पर नहीं मौजूद हैं, तो क्या आगामी भविष्य में अभी 40वें में या फिर फातिये में आपके शामिल हो सकते हैं? जी, उम्मीद तो लगानी चाहिए। कल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा है, सुप्रीम कोर्ट में अब्बास भैया की मैटर कस्टडी पेरोल का। उम्मीद तो हमें है कि हमारे हक़ में फ़ैसला होगा, अच्छा फ़ैसला होगा, वो आएंगे हमारे बीच। और ऐसे भी उनके ऊपर एक मुख्य मुकदमा बचा है PMLA ED का। अच्छा, उसके अलावा सारे केसों में उनकी बेल हो चुकी सर, है। हमने क्षेत्र में यहाँ के जनता से जब बात की तो उन्होंने बताया कि आप लोगों के बारे में कि चाहे यहाँ का जो गरीब होता है, जिसको शादी ब्याह में ज़रूरत होती है, तो आप लोग आर्थिक सहयोग करते हैं, बीमारी आराम में उनके साथ खड़े होते हैं। और बहुत ऐसे लोग जो बताए कि हम इनकी ज़मीन पर आप लोग बसे, हमको शरण दिए आप लोग, लेकिन जो मेनस्ट्रीम मीडियम चलता है अवैध कब्जा वाला, इसको आप कैसे देखते हैं? देखना क्या है, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको अब तो लोग गोदी मीडिया कहने लगे हैं। आप लोग तो कम से कम बिके हुए नहीं हो, सच दिखाने वाले हो। जो बात मैं बोल रहा हूँ वो कम से कम दिखाई जाएगी, चलेगी। यहाँ तो बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों ने मीडिया हाउसेस को ख़रीद लिया है। नाम तो नहीं लेना उचित है, लेकिन तो सार्वजनिक तौर पे सबको पता है कि NDTV अदानी साहब का है, News 18 अंबानी साहब का, इस तरह से सभी। तो वो तो अपना प्रोपोगंडा वो ही चलाएंगे ना, जो उनको कहा गया है चलाने को। वो तो अपना वही प्रोपोगंडा चलाएंगे, वो जो दिखाते हैं वो दिखाएंगे। और ये भी जान लीजिए कि आज भी 22 गांव ऐसे हैं, 22 गांव जो ज़मीनें हमारी हैं और एक नया पैसा किसी से हम लोग नहीं लेते हैं। और आबादी बसी हुई है आज भी, वहाँ दलित बस्ती भी है, चौहान बस्ती भी है, माइनॉरिटी के भी लोग हैं, बिंद समाज के भी लोग हैं, धोबी, बहुत 3600 जात के लोगों को हम लोग यार बसाने वालों में हैं। हम लोग बंजर बोने वालों में और लूटने वालों में और सरकारी ज़मीन हथियाने वालों में नहीं है। अब वक्त ऐसा है कि आप झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ लिख दो, जो आप चाहो कर दो। मेरे ऊपर मुकदमा है, मैंने ज़मीन तब कब्जा की है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँ। मुझे छोड़ो, मेरे बड़े भाई भी पैदा नहीं हुए हैं और मुकदमा मुझ पे है। मेरी माँ भी पैदा नहीं हुई थी, अभी केस है 1969 का, और मेरी माँ पैदा हुई है 1972 में।
तो सोचो कि मेरे माँ के पैदा होने से 3 साल पहले मैंने क्राइम किया, तो इसमें हंसी की बात नहीं है। तो इस तरह के मुकदमों के लिए क्या कहा जाए। अब अगर इस तरह से कोई कहे कि आप भू माफिया हो, एक मुकदमा आया मेरे ऊपर, ये गाज़ीपुर में गज़ल होटल एक है, उसकी रजिस्ट्री हुई है जब मैं 4 साल का हूँ, और मुकदमा मेरे ऊपर है कि मैंने ज़मीन कब्जा की। 4 साल का बच्चा हाफ नेकर पहन के गया और एसडीएम साहब को डांट के वो ज़मीन लिखवा लिया। क्या मतलब, सेंस नहीं है। कोई भी पढ़ता है, एफआईआर देखता है तो हंसता है। और माननीय न्यायपालिकाओं ने बहुत मजाक उड़ाया यूपी की स्टेट का कि क्या आप ये एफआईआर लेके आए हो। मुझे सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दे रखा है, मैं यहाँ बैठा हूँ तभी तो, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। तो इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जनता, आवाम, गाज़ीपुर, मऊ, पूर्वांचल, जितने 8, 10, 15 जनपद हैं, इसकी गरीब जनता जानती है कि हम किस तरह के हैं, और वो दिख गया नज़ारा। अब ज़बान में हड्डी नहीं है, कोई कुछ कहे, लेकिन वो जनाजे में वो दिख गया कि मेरे पिता गरीबों मज़लूमों के दिल में रहनुमा थे और मसीहा थे। जैसा में भी दीजिए, और जैसे 5 बार से मुख्तार अंसारी साहब, मरहूम साहब विधायक रहे, और मोहम्मदाबाद जो कहा जाता है कि यहाँ पे 90% ऐसी आबादी है जो गैर मुस्लिम है, उसके बावजूद आप लोग मतलब कौमी एकता दल यानी एक निर्दल समझिए, 2012 में एक निर्दल जो कि मतलब नया दल बना, उसके बावजूद आप लोग मऊ जीतते हैं, मोहम्मदाबाद जीतते हैं। ये जनता का प्यार है। नहीं, मऊ तो 3 बार, 2002 में, 2007 में, फिर 2012 में। यार जो रिकॉर्ड है वो अंसारी साहब के साथ ही चले गए, अब कोई उसको तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ है। 5 बार जेल में से वो चुनाव लड़े, 4 बार जेल के अंदर से चुनाव जीत गए, पर्चा भरने भी बाहर नहीं आए हैं, कोई प्रधान भी नहीं बनता है 4 बार जेल में से। और जो आपने अभी बात की कि लोग कह रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, आप ये जानिए कि हिंदू मुसलमान की राजनीति हमने कभी नहीं किया। हमारे घर वालों ने, ये मेरी 4th जनरेशन है राजनीति में, 4थी पीढ़ी है मेरी। 1880 में पैदा हुए डॉक्टर अंसारी, वो तस्वीर लगी है आज से 125 साल पहले। और 1926-27 में, यानी आज से लगभग 96-97 वर्ष पहले, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। जिन्ना ने ऑफ़र दिया था ब्रिगेडियर उस्मान को, आपको जिन्ना ने ऑफ़र दिया कि आप आ जाइए और पहला पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष आपको बनाएंगे, पहला। उन्होंने कहा कि इसी हिंदुस्तान की सरज़मीन में पैदा हुआ हूँ, इसी की रखवाली करते हुए मर जाऊंगा। और वही हुआ कि नौशेरा और झांगर घाटी का कब्ज़ा वापस दिलाया, और 3 जुलाई 1948 को जंग में वो टैंक का गोला लगा और शहीद हो गए। और उनकी शहादत के लिए भारत का प्रथम महावीर चक्र विजेता उन्हें बनाया गया। तो हम लोग उस ख़ानदान के हैं यार। हम लोग हिंदू मुसलमान और जात देख कर नहीं राजनीति करते हैं। हमारे लिए सब एक बराबर है। जो हमारे दरवाज़े पर आएगा, अगर उसका आंसू गिर रहा है तो हम उसका आंसू पोंछेंगे, अगर वो परेशान है तो उसका हल निकालेंगे। हम ये नहीं देखते हैं कि वो किस धर्म, किस जात से आता है। ये तो कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता हमारे यहाँ। तो अभी तक जिस तौर पे फाटक को जाना जाता था, आगामी भविष्य में भी फाटक को उसी तौर पर, उसी तरह सहायता दिया जाएगा? उसी तौर पे, उसी तरह सहायता दिया जाएगा।